इस शुभ अवसर पर मैं नाम लेना चाहता हूं आपके यहाँ के एमएलए साहब का, डॉक्टर बनवारी लाल का, बगल के एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी का, हमारे जिला परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह चौहान जी का, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी, जोगपाल जी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिला परिषद के चेयरमैन भाई मनोज यादव, श्री मनीष मित्तल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, अनिल यादव वाइस चेयरमैन, पूनम यादव चेयरपर्सन नगर परिषद, प्रोफेसर हंसराज, डॉक्टर यशपाल दहिया, GM सुरेश पाल जी और सम्मानित मंच। और किसी का नाम रह गया हो तो जानबूझ करके नहीं लिया गया, ये नहीं है, सभी का नाम मैं लेना चाहता हूं। और मुख्य रूप से आज यहाँ राज्य की में या राज्य का में जो मैं आया और जो स्वागत किया, और यहाँ गांव वालों तक ही सीमित नहीं रहा स्वागत, इलाके के सरदारी के 16 गांव के लोग यहाँ पे आए, उसके अलावा भी जो लोग यहाँ पर आए, मान सम्मान दिया, सर पे पगड़ी बांधी, सबकी तरफ से हमारे को इज्जत बख्शी। आज जितने भी हमारे पार्टी के सदस्य बैठे हैं, हम उन सब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आप पधारे। और राज्य के वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके गांव के अंदर इतना प्रोग्राम होने जा रहा था, आपको ये नहीं मालूम था कि बारिश आकर के उसको खराब हो कर देगी, लेकिन फिर भी 6-8 घंटे के अंदर आप लोगों ने ये तंबू खड़े करवा दिए, सबने मेहनत करी और आज के दिन जहाँ तक आंख देख सकती है वहाँ तक लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, और जहाँ कुर्सी खत्म हो गई है वहाँ पर लोग खड़े होकर के हमारी और आपकी बात सुन रहे हैं। तो आप लोगों ने इस अच्छे अवसर के ऊपर इस जलसे की जो शोभा बढ़ाई है, आपका मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और साथियों, इलेक्शन तो हर 5 साल आता है और मैंने 10-12 इलेक्शन लड़े हैं, 1-2 इलेक्शन में हारा भी हूं, लेकिन जब मैं पहला इलेक्शन यहां पर से लड़ा था, कोई सोच नहीं सकता था कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खुद के बहुमत से निकल करके आ जाए। और इसका अगर मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी को श्रेय दूं, मैं समझता हूं गलत बात नहीं है। भारत देश के अंदर भी दशकों के बाद एक ऐसी सरकार बनी जो अपने बलबूते के ऊपर शासित हुई, नहीं तो गठजोड़ों की सरकार होती थी। आज दुर्भाग्य से हरियाणा के अंदर भी हमारे को गठजोड़ की सरकार के मार्फत से राज चलाना पड़ रहा है, लेकिन गठजोड़ों की सरकार से एक पार्टी की सरकार, मेजॉरिटी वाली सरकार ज्यादा उपयुक्त है। ये मैंने अपना खुद का अनुभव देखा है। और जो नरेंद्र भाई मोदी को आपने जिताया, देश की जनता ने जिताया, उसी के फल स्वरूप हरियाणा के अंदर भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज 2019 के इलेक्शन के बाद पहली बार शायद कम से कम मैं इतने भारे जलसे के अंदर लोगों को संबोधित करने लग रहा हूं। पहले क्यों नहीं कर पाए? पहले धन्यवाद क्यों नहीं कर पाए? बार बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, बार बार आपने मुझे जिताया, डॉक्टर बनवारी लाल को जिताया, लक्ष्मण सिंह को जिताया। कोविड का दौर इलेक्शन के तुरंत बाद हमारे सर के ऊपर मंडलाने लगा था और 3 साल ऐसे गुजर गए कि हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सके। अगर बात भी होती थी तो टेलीफोन के मार्फत हुआ करती थी। ये दौर भी हमने और आपने देखा है कि किसी का बाप कोविड से अगर बीमार हो गया और उसको अस्पताल के अंदर दाखिला करवाना पड़ गया
तो अनेक बार तो दाखिला करवाने के बाद अगर खुदा न खास्ता उसकी मौत अस्पताल में हो जाती थी तो दाग देने के लिए भी उसका चेहरा तक नहीं देख पाते थे। ऐसे ऐसे भी वाकये मेरे सामने आए। गुड़गांव बड़ा शहर हरियाणा का तो है ही, 70% 75% राजस्व हरियाणा के कोष के अंदर गुड़गांव देता है और वहां बड़े बड़े अस्पताल हैं। और मेरे पास अनेक बार लोगों की सिफारिश आती थी कि किसी तौर पे हमारे बुजुर्ग को मेदांता के अंदर, पारस के अंदर, फोर्टिस के अंदर कोविड की वजह से दाखिला दिला दो। दाखिला मिलना बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी मैं परिश्रम करके अगर किसी का नाम दाखिले के तौर के ऊपर तजवीज़ करवा करके उसको मंजूर करवा दिया करता था तो बाप खुद कहने लग जाता था कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाऊंगा? कि अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे पोते मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, और अगर मैं जी गया तो जीना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने जमीन गिरवी रख करके जितनी भी संपत्ति कमाई थी उसको गिरवी रख करके मेरे इलाज के लिए वो पैसा खर्च कर दिया होगा। बुढ़ापे में मेरा क्या होगा और आने वाले समय के अंदर मेरे आने वाले पोतों का, बच्चों का, उनका क्या होगा। और नहीं जाते थे। अनेक लोग घर बैठ करके भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अस्पताल के अंदर इलाज करने के लिए नहीं गए क्योंकि इतना खर्चा बढ़ जाता था। और यही चीज सोच करके हमने एक सपना लिया था। जब पहली बार हमारे मुख्यमंत्री बावल के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गए थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि यहाँ पर के लोग बीमारी के लिए या तो रोहतक जाते हैं, जहाँ जाना वो नापसंद करते हैं, या वो जयपुर जाते हैं। हमारे पास ऐसी बड़ी संस्था कोई है ही नहीं, इसलिए कृपया एम्स के लिए यहाँ पर आप ऐलान करो। तो मैंने या चीफ मिनिस्टर साहब ने उस टाइम के ऊपर मिल करके ऐलान किया था कि मनेठी के अंदर एम्स खुलवाएंगे। मनेठी वालों ने 200 एकड़ हमारे को मुफ्त देने मंजूरी कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से फॉरेस्ट का नाम उस जमीन के ऊपर चढ़ा होने के नाते वो कामयाब नहीं हो पाया। और जब एम्स का जिक्र डॉक्टर साहब ने छेड़ ही दिया आज स्टेज के ऊपर, तो मैं सबसे पहले तो माजरे वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मिलजुल करके जो मनेठी नहीं कर पाई थी, अपने जमीन को खुद सुनिश्चित तौर के ऊपर दे करके आज हमारा ये सपना एम्स का साकार करने के अंदर हमारा योगदान दिया है। बड़ा विवाद हुआ, बड़ी राजनीति हुई कि हो नहीं सकता। परसों नीति आयोग की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री भी वहां पर थे, मनसुख भाई मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर थे। और उनसे मैंने फिर कहा कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, कहीं और इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शनों के दौरान सारे के सारे नेता इधर उधर भागते डोलेंगे और हमारी बात वहीं की वहीं रह जाएगी और फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। ये करवा नहीं पा रहे, सक्षम नहीं है, इनके ऊपर दम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई किसी भी सूरत के अंदर आप जो कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जहां पर नीम का पत्थर रखता हूं ऐसा ना हो कि नीम का पत्थर धरा ही रह जाए और उसके ऊपर कोई इमारत ना बने। तो सारी जो कार्रवाई होनी चाहिए उस नीम के पत्थर रखने के उपरांत बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, योजना खड़ा करने के लिए वो पूरी हो जानी चाहिए। तो मनसुख भाई मांडविया ने कहा है कि जुलाई के महीने तक या ज्यादा से ज्यादा 15 जुलाई तक ये जितनी भी कार्रवाई है, चाहे जमीन की हो चाहे कागजी कार्रवाई की हो, वो मैं पूरा करवा दूंगा। और तुम्हारे साथ जाकर के मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सारी चीज मुकम्मल हो गई है, अब नीम का पत्थर रख दो और आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर इमारत बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आज राजयाकी के अंदर एक बैंक खुला है
कोऑपरेटिव बैंक हमारे हरियाणा के अंदर दशकों से खुले हुए हैं और प्रांतों में भी खुले हुए हैं, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स की हैसियत गुजरात जैसे कोऑपरेटिव्स की नहीं रही, जहां अमूल बनता है, अमूल की चीज बनती है, दूध बिकता है, सारे देश के अंदर आज उनका नाम छाया हुआ है, वो सारा कोऑपरेटिव्स का है। कोऑपरेटिव बैंक के मार्फत उन्होंने लोन देकर के इतनी बड़ी एक संस्था खड़ी करी है। हरियाणा के अंदर कह तो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कह तो रहे हैं कि भाई यहाँ के लोग जमा करते हैं पैसा, पर किसानों की पिछले दिनों के अंदर पैसा जमा करने की सूरत है? मुझे नहीं मालूम। खेती बाड़ी में कुछ मिलता है, कोई बचता है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक योगदान करे और उसके यहाँ पर मुलाजिम और कर्मचारी यहाँ पे खड़े हुए, बैठे बैठे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, जो भारत सरकार के यूनाइटेड बैंक्स हैं, भारत सरकार के तहत रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनसे कोई लोन लेने जाए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के पास कोई लोन लेने जाए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब यहां राज्य के अंदर ये बैंक खुला है तो कम से कम यहां कोई किसान लोन लेने जाए तो उसको इस तरह से नाक रगड़नी नहीं चाहिए जिस तरह से कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ या स्टेट बैंक के अंदर जाओ या पटियाला के बैंक के अंदर जाओ, जो नेशनल बैंक्स के अंदर हैं वहां बहुत दुर्गति हो जाती है। कोई लोन लेने जाता है जैसे भिखारी। और हमारे देहात की माली हालत अगर कोई सुधार सकता है तो वो कोऑपरेटिव बैंक हैं। और आज आपके नुमाइंदे, आपके चुने हुए एमएलए, उसके मंत्री भी हैं और साथ साथ चेयरमैन भी आए हुए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बैंक आने वाले समय के अंदर हमारे 16-17 गांव जो इर्द गिर्द के हैं उन सब की माली हालत सुधारने के अंदर अपना पूरा योगदान देगा। मेरे गांव के अंदर, रामपुरा के अंदर एक बार 4 या 5 एमएलए हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर दूसरा गांव था चौधरी देवीलाल का, जहां पे एक गांव से 4 या 5 एमएलए हुआ करते थे। लेकिन फिर भी हमारे गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं थी कि वो स्कूल के लिए उसको तजवीज़ कर दे, पानी की योजना के लिए उसको तजवीज़ कर दे, बिजली का 33 kVA का एक कारखाना वहाँ पर है उसके लिए तजवीज़ कर दे। 1 एकड़ भूमि भी रामपुरा गांव के पास नहीं थी। आज रामपुरा गांव के अंदर आज हैफेड का गोडाउन आज के दिन मुकम्मल हुआ है। उससे पहले वहाँ पानी का डीग, कई गाँव को पानी सप्लाने की स्कीम वहाँ मुकम्मल हुई है और बिजली का भी 33 किलोवाट का वहाँ पे कारखाना वहाँ पर बनाया गया है। कैसे बनाया गया? जब गांव के अंदर जमीन ही नहीं थी, सरप्लस के अंदर सन 71 से और 75 के बीच के अंदर जो सरप्लस जमीन थी कई लोगों की, मेरे जैसों की, वो सरकार के नाम चढ़ गई। मेरे बाबूजी के नाम थी, वो भी सरकार के नाम चढ़ गई। और 15 एकड़ जो रामपुरा की ऐसी जमीन थी जो हैफेड के पास चली गई थी, हैफेड उसको काश्त कर रहा था, उसके ऊपर कोई काम नहीं करने लग रहा था, सिर्फ खेती कर रहा था। वो हमने हरियाणा सरकार से निवेदन किया कि इस जमीन को आप हरियाणा की जनता के वास्ते दे दो, खेती बाड़ी करने वाले तो हरियाणा के और भी सारे हैं। और उस 15 एकड़ के अंदर आज के दिन जैसे मैंने बताया ये वो 3 चीज वहां पर खड़ी हो गई हैं, बिजली का कारखाना, पानी का डीग और हैफेड का गोडाउन। तो हरियाणा सरकार का भी मैं आज के दिन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे इन गांवों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती अगर ये 15 एकड़ वापस हमारे को इन कामों के लिए हरियाणा सरकार नहीं दी। साथियों, आने वाले समय के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर हमने आना जाना करना था, लोगों की शिकायत तकलीफ दूर करने के लिए प्रयास करना था,
वो कोविड की वजह से अगर हम नहीं कर पाए तो जो अगला 1.5 साल हरियाणा का है और 1 साल हरियाणा का है, गति शक्ति से आने वाले समय के अंदर इसको पूरा करने के लिए पूरी योजना, पूरा बल लगाएंगे। और जो आप लोगों ने मुझे ताकत दी है, जो मेरे साथी एमएलए को आपने ताकत दी है, चाहे वो बनवारी लाल हो, लक्ष्मण सिंह हो, चाहे वो ताकत आपने हरियाणा सरकार को दी हो, क्योंकि आपकी ताकत दिए बिना हरियाणा के अंदर दोबारा से भी सरकार नहीं बनती, उस पूरी ताकत को आपके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आश्वासन आप लोगों को देकर के आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।